खाना खाते समय परेशानी बने लगता है कि भाग जाएंगे छोड़ के। हमने कही बैठल जाओ आगे आगे बैठल जे ना उन्हें ना बैठल है जाओ है जाओ है नीचे हाँ अपने लगभग अरे आई दादा ये क्या कर रहे हैं जी? दादा क्या क्या बात है। ये क्या है पुष्कर भैया कहाँ है हम लोग इसमें अंदर क्या है? स्फेयर है स्फेयर हाउस क्या है स्फेयर। अच्छा मतलब मीन्स हिंदी गोल हाउस यही ना। बैठा भाग गए। बैठा ले बा अरे बहुत बढ़िया सीट पे जावे के ठीक भाई ले थोड़ा सा ठीक बा एसी रूम मोबाइल में ठीक बा। बड़ा बाबू गाना एक से बजा रहे हैं ये मन ये सब तरीके ये सब गाना है हिंदी हिंदी बजा रहा था पूरी बजाइए। क्या है पुष्कर सर साइंस सिटी इधर लिखा साइंस सिटी है इधर लिख हम लोग पूरा यहाँ का स्क्रीन है जो अच्छा स्क्रीन है कैंपस का स्क्रीन दृश्य। क्या बात है। मैं ही जा बैठल रहूँ हाँ। नमस्कार, वेलकम टू साइंस सिटी कोलकाता। आप सभी को यहाँ साइंस ऑन स्फीयर में स्वागत है। शो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कृपया अपना टेलीफोन को साइलेंट मोड पर रखिए और किसी भी तरह का फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी ना करें। तो चलिए शो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम रहते हैं प्लैनेट अर्थ पर अर्थ पर बैठे बैठे हम पूरी अर्थ को एक बार में नहीं देख सकते, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा स्पेस में। तो चलिए देख लेते हैं स्पेस से हमारे धरती को कैसे दिखाई देता है और स्पेस से हमारे अर्थ को कुछ इस प्रकार नजर आता है, बिल्कुल एक ब्लू मार्बल की तरह। पर यहाँ कलर ब्लू कलर ही नहीं है, इसके ऊपर आप काफी सारे कलर्स देख पाएंगे जैसे कि व्हाइट, ग्रीन, येलो और इन्हीं सारे कलर्स का कह करके मतलब भी होता है। जैसे कि जो कलर सबसे ज्यादा नजर आ रहा है वो ये व्हाइट कलर। तो बताइए तो ये व्हाइट कलर असल में क्या दर्शाना चाहता है? हाँ, ये सारे असल में क्लाउड्स यानी कि बादल जो यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं आसमान में और अपना शेप भी टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। पर यहाँ देखिए बादल एक ही जगह में रुका हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक सैटेलाइट इमेज है जो एक पल में लिया गया हुआ। तो चलिए देख लेते हैं हमारे बादलों का असली चेहरा। और हमारे बादल कुछ इस प्रकार होते हैं, कहीं ज्यादा है कहीं कम है और यह से वह मूव भी कर रहा है। इन्हीं सारे बादलों का मूवमेंट को अध्ययन करके हमारे वेदर डिपार्टमेंट को इधर फोकस देते हैं, जैसे कि कहीं बारिश होने वाला है कि नहीं, कहीं कोई बड़ा साइक्लोन आने वाला है कि नहीं, ऐसे ही बहुत कुछ। पर इस बादल के रहने की वजह से हमारे जो लैंड डाइवर्सिटी है उसे हम लिस्टिंग भी पहचान नहीं पा रहे हैं।
तो चलिए कुछ टाइम के लिए इस बादलों के यहाँ से आर्टिफिशियली हटा देते हैं। और बादल हटा देने के बाद हमारा पृथ्वी कुछ इस प्रकार लगेगा। यहाँ पर जो कलर सबसे ज्यादा है वो है ब्लू कलर, और ये ब्लू कलर दर्शाता है पानी को। अब सभी को पता है कि पृथ्वी का 3/4 पानी से कवर रहता है और बाकी सारे लैंड मासेस, और ये सारे लैंड मासेस डिवाइडेड रहता है कि कॉन्टिनेंट पे। तो चलिए इसे कॉन्टिनेंट को हम सामने लाते हैं और देख लेते हैं या क्या क्या मिलता है। अब सभी का सामने एक विशाल कॉन्टिनेंट, नाम है इसका अफ्रीका। अफ्रीका के ऊपरी हिस्से में हम देख पाएंगे बहुत ही बड़ा पीला कलर का एरिया नजर आ रहा है, और ये दर्शाता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट को। ये है द ग्रेट सहारा डेजर्ट, और इस सहारा डेजर्ट के बिल्कुल नीचे है एक लाइट ग्रीन कलर का एरिया जो कि दर्शाता है ग्रासलैंड को, सवाना ग्रासलैंड। और इस सवाना ग्रासलैंड के बिल्कुल बीचों बीच एक डार्क ग्रीन कलर का पैच जो असल में दर्शाता है रेन फॉरेस्ट को। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट, नाम है इसका कॉन्गो रेन फॉरेस्ट। तो चलिए देख लेते हैं लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट हमें कहाँ मिलता है, और वो है साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका की उत्तरी हिस्से में यानी कि ब्राजील का, और आप देख पाएंगे एक बहुत ही बड़ा डार्क ग्रीन कलर का एरिया मौजूद है, और ये दर्शाता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट को। ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, और इसी के अंदर बहती अमेज़न रिवर। इस रेन फॉरेस्ट को बोला जाता है द लंग्स ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का फेफड़ा, क्योंकि अब प्रोड्यूस होता है 10 to 20% ऑक्सीजन ऑफ आवर प्लैनेट। तो इसे बचाए रखना भी हम सभी का जिम्मेदारी बनता है। चलिए अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सामने लाते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अब काफी सारे रेडिस ब्राउन कलर पहुंच पाएंगे, और इसका मतलब है यहाँ पर माउंटेन्स और प्लेटूज वगैरह ज्यादा है। अब हम देख लेंगे पृथ्वी के दोनों पोल को भी। ये हमारे नॉर्थ पोल है यानी कि ग्रीनलैंड, और ये है साउथ पोल यानी कि अंटार्कटिका। ये दोनों पोल फ्रीजिंग जोन में रहता है, इसीलिए यहाँ पूरा साल बर्फ जमा हुआ रहते हैं। चलिए अब हम एक ऐसा जगह को देख लेते हैं जहाँ ये सारे कलर मौजूद है, और वो और कोई नहीं है हमारा प्यारा सा देश इंडिया। और स्पेस से इंडिया को कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, सारे जहां से अच्छा। अभी तक आपने जितना भी कलर पृथ्वी के ऊपर देखे होंगे सभी कलर यहाँ थोड़ा थोड़ा करके मौजूद है। जैसे कि इंडिया की नॉर्दर्न साइड पे देखिए बहुत सारे व्हाइट पैचेस दिखाई दे रहा है, जो सर असल में दर्शाता है हिमालय के ऊपर जमे हुए बर्फ को। नॉर्थ ईस्ट साइड पे थोड़ा सा पीला कलर जो दर्शाता है इंडिया का एक लौता रेगिस्तान यानी कि थार डेजर्ट को, जो राजस्थान में है। और सदर्न हिस्से में आप देख पाएंगे रेडिस ब्राउन कलर भी मौजूद है, जो दर्शाता है हमारे डेक्कन प्लेटूज को। तो ऐसे भी देखने के लिए तो बहुत कुछ है, पर ये जो पूरे पृथ्वी आपके सामने है इसके चारों ओर एक बार ध्यान से देखिए तो सिर्फ दिन और दिन ही नजर आ रहा है। पर ऐसा असल में होता है क्या कि पूरे पृथ्वी में एक बार में दिन हो, दिन के साथ साथ तो रात भी होता है? तो चलिए देख लेते हैं दिन और रात को एक साथ। अगर हम सच में स्पेस में जाए वहां से हमारी धरती को देखें तो आपको बिल्कुल ऐसा ही नजारा दिखाई देगा। पृथ्वी का आधा रहेगा दिन और बाकी आधा रात, और इस दिन और रात को जो लाइन डिवाइड कर रहा है इसे हम बोलते हैं द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। कुछ टाइम के लिए अगर आप मान ले कि पूरे पृथ्वी में रात होता तो कैसा लगता? कुछ इस प्रकार लगता। यहाँ पर चारों ओर अंधेरा है, पर अंधेरे के बीच में भी बहुत सारे ग्लिटरिंग डॉट्स डायमंड की तरह चमक रहा है, और इसे असल में दर्शाता है नाइट टाइम लाइट्स को, जो लाइट हम घरों में, बाजारों में, सड़कों पे जलाते रहते हैं रात के समय। और जैसे कि सारा मैन मेड है तो इन्हें बोलते हैं द लाइट ऑफ द सिविलाइजेशन, यानी कि मानव सभ्यता का दिया। और इन सारे लाइट का कॉन्सेंट्रेशन से हमें बहुत कुछ पता चलते रहते हैं, जैसे कि किसी भी रीजन का पॉपुलेशन कितना है, इकोनॉमिकल क्या है, वहाँ जो लोग रहते हैं वो लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल ज्यादा करता है या नहीं, ऐसे ही बहुत कुछ। तो चलिए देख लेते हैं इंडिया के ऊपर लाइट का डेंसिटी कितना रहता है। और रात होने के बावजूद आप इंडिया को डिस्टिंक्टली पहचान पाएंगे, क्योंकि इंडिया की चारों ओर लाइट फैला हुआ है, जो दर्शाता है इंडिया की पॉपुलेशन को। अगर हम थोड़ा ऊपर जाए तो ये जो छिपकली सी जगह आपके सामने है ये है यूरोप। यूरोप में देखिए लाइट की डेंसिटी काफी ज्यादा है, हमारे इंडिया से भी ज्यादा। पर इंडिया से ज्यादा लोग नहीं रहते, बल्कि इंडिया से लगभग 50 करोड़ कम लोग रहते हैं। फिर भी लाइट की डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि यहाँ का जो लोग हैं वो लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, ज्यादा लग्जरी में रहते हैं, अर्बनाइज्ड है, और इसीलिए यूरोप बहुत ही इल्यूमिनेटेड नजर आता है। वही अगर हम देख लेंगे अफ्रीका को तो आपको दिखाई देगा इसका ज्यादातर हिस्सा अंधेरे में ढका हुआ है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ लोग रहते ही नहीं, जैसे कि सहारा डेजर्ट, कॉन्गो रेन फॉरेस्ट, और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज में जो अभी तक अंडर डेवलप्ड है, इसीलिए अफ्रीका में लाइट बहुत ही कम है। तो इस रात के अंधेरे में हमें आसमान पे भी बहुत सारे लाइट्स दिखाई देता है, जिसमें से काफी सारे स्टार्स होते हैं,
और उसके साथ साथ एक और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को लगभग हम हर रोज देखते रहते हैं, जो स्टार से थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, और वो और कोई नहीं है हमारा प्यारा सा मून, हमारी धरती का एकलौता नेचुरल सैटेलाइट, हमारे चंद्रमा। यहाँ पर आप देख पाएंगे मून का दो फेस दिखाई दे रहा है, एक है बहुत ही काले और धब्बेदार वाला, और दूसरी तरफ है ब्राइट यानी कि व्हाइट साइड। पूर्णिमा के दिन जब हम पूरी चंद्रमा को देख पाते हैं, चंद्रमा का में काले धब्बेदार वाला हिस्से को ही देखते रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं चंद्रमा का कलंक। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा हमारे पृथ्वी के साथ टाइडली लॉक्ड है, और इसीलिए इसका एक ही फेस हमारे तरफ रहता है, ये काले धब्बेदार वाला फेस। व्हाइट वाला फेस को हम कभी पृथ्वी से नहीं देख सकते, ये दूसरी छिप जाता है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि चंद्रमा एक नेचुरल सैटेलाइट है, तो इसका खुद का तो कोई रोशनी भी नहीं है। इसे रोशनी कहां से मिलता है? इसे रोशनी मिलता है सन से, हमारे सोलर सिस्टम का इकलौता स्टार, और काफी गर्म है, इसी की वजह से रेड दिखाई दे रहा है। पर रेड होने के बावजूद इसके ऊपर आप काफी सारे जगह में येलो कलर का पैच भी दिखाएंगे, जो सर कभी कभी चमक भी रहा है। और ये सर असल में दर्शाता है एक एक्टिव सोलर फ्लेयर्स को, जो काफी खतरनाक होता है, क्योंकि इसके अंदर से बहुत सारे खतरनाक रेडिएशन निकल आते हैं, जो अगर हमारे पृथ्वी तक पहुंच गए तो हमारे स्किन कैंसर का कारण भी बन सकते हैं। सन का सरफेस का टेम्परेचर रहता है 5 to 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका कोर का टेम्परेचर लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, काफी ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन घटते रहते हैं, जहां दोनों हाइड्रोजन एटम मिलकर एक हीलियम में तब्दील होता है, और साथ ही साथ निकल आता है बहुत सारे ऊर्जा हीटोलाइट के फॉर्म में, और इन्हीं सन को केंद्र में रख के घूमते हैं 8 प्लैनेट्स। तो चलिए मिलने देंगे करके सभी को। सन का सबसे करीब जो प्लैनेट है, नाम है इसका मर्क्यूरी यानी कि बुध। ये 88 दिन में साल को चक्कर लगा लेता है। इसके ऊपर आप काफी सारे ब्लू कलर देख पाएंगे, पर ये ब्लू कलर पानी को नहीं दर्शाता, ये दर्शाता है एक लो रिफ्लेक्टिंग मटेरियल को, और बाकी सारे जो व्हाइट और येलो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा दर्शाता है सल्फाइड की खनिज को। यहाँ पर ना ही है कोई वातावरण, ना ही है इसका कोई नेचुरल सनलाइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और नंबर 2 पर आता है वीनस यानी कि शुक्र, द हॉटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ अ सोलर सिस्टम। ये इतना ब्राइट होता है कि इसे हम एक स्टार के तौर पर भी देख सकते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के तौर पर। और मैंने बोला कि हॉटेस्ट है, पर एक बात सोच के देखिए तो कि दूसरे नंबर पर होते भी ये हॉटेस्ट कैसे है? हॉटेस्ट तो मर्क्यूरी को होना चाहिए था, क्योंकि इसके पास एक तरह का वातावरण जिसमें 96% कार्बन डाइऑक्साइड, और जैसे कि आप सभी को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस होता है, तो जितने भी रेडिएशन इसको सन से मिलता है सब इसके अंदर ट्रैप हो जाता है, और इसी की वजह से इतना गर्म रहता है। यहाँ पर समय समय पर सल्फ्यूरिक एसिड का बारिश होता रहता है, जिसका टेम्परेचर और भी बढ़ा देता है, लगभग 800 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका भी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पर आता है हमारी मदर अर्थ। ये सन से एक ऑप्टिमम दूरी पर रहता है, और शायद इसीलिए जीवन का अस्तित्व है, और एकलौता प्लैनेट है जहाँ पानी का तीनों स्टेट नेचुरली पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अर्थ के बारे में पहले ही बहुत बात कर चुके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और नंबर 4 पर आता है मार्स यानी कि मंगल। मार्स को हम बोलते हैं रेड प्लैनेट, क्योंकि इसकी सतह पे ज्यादा मात्रा में आयरन ऑक्साइड मिलते हैं, जो इसकी मिट्टी को रेड बनाता है। पर सिर्फ रेड होना मार्स को खास नहीं बनाता, मार्स को खास बनाता है इसका दोनों पोल। ये है मार्स का साउथ पोल, और ये है मार्स का नॉर्थ पोल। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पृथ्वी की तरह इसका भी दोनों पोल में बर्फ जमा हुआ है, पर ये बर्फ पानी का है या कार्बन डाइऑक्साइड का ड्राई आइस, इसका खोज अभी तक जारी है। मार्स के आसमान में हम दो मून देख सकते हैं। मार्स का एक मून है डीमोस, जो कि कुछ इस प्रकार नजर आता है, और मार्स का दूसरा मून है फोबोस। ये डीमोस और फोबोस बहुत ही इरेगुलर शेप्स के होते हैं, बिल्कुल एक आलू की तरह, पर ये स्क्रीन गोलाकार है, इसीलिए यहाँ गोलाकार नजर आ रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते और देख लेते हैं हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट को। नाम है इसका जुपिटर। ये असल में गैसेस जायंट है, इसके अंदर गैस का मोमेंट को भी आप यहाँ बराबर देख सकते हैं। और इसका जो खास बात है वो इसका बीच में घूमने वाला ये लाल हिस्सा, जिसे हम बोलते हैं द ग्रेट जायंट स्पॉट ऑफ जुपिटर। ये असल में एक साइक्लोन है जो 350 साल से राज कर रहा है, और इस अकेले साइक्लोन का इतना बड़ा है कि इसमें लगभग दिन 8 फुट सकता है। तो अंदाजा लगाइए ये पूरे जुपिटर कितना बड़ा होगा। माना जाता है कि पूरे जुपिटर में 1308 फुट सकता है, ये इतना बड़ा है। और जैसे कि इतना बड़ा है तो उसका सैटेलाइट नंबर भी ज्यादा होगा। अभी तक 95 सैटेलाइट्स का खोज पाए गए हैं, जिसमें से मेन 4 यानी कि गैलिलियन सैटेलाइट्स को हम यहाँ देख लेंगे। उसमें से एक है यूरोपा। ये एक एलीट क्लास ऑफ सैटेलाइट है, देखने में बर्फ की गोला का तरह लगता है। बर्फ में बने हुए क्रैक्स को भी आप यहाँ बराबर देख सकते हैं। इसके बाद आता है गैनीमेड, और ये बृहस्पति के साथ साथ हमारे सोलर सिस्टम का सबसे, ये इतना बड़ा है कि मर्क्यूरी एक प्लैनेट होने के बावजूद
इसके सामने छोटा पड़ता है। पर आता है कैलिस्टो। इसे देखने में गोल्फ बॉल की तरह लगता है और इसके सतह पे मिलते हैं बहुत सारे क्रेटर्स एंड डीप वोल्केनोस, इसीलिए इसको बोला जाता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। और नंबर 4 पर यानी कि आखिरी पे आता है खास सैटेलाइट, नाम है इसका आईओ। इसको जब साइंटिस्ट लोगों ने पहली बार देखा था तो उनको लगा था जैसे कि खाने की चीज हो, जैसे कि पिज्जा हो, बहुत सारे टॉपिंग्स और टमाटो केचप के साथ। पर ये टॉपिंग की तरह जो ब्लैक स्पॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ असल में दर्शाता है कि एक एक्टिव वोल्केनो को, जो काफी खतरनाक होता है और इसीलिए इसको बोला जाता है द कॉस्मिक पिज्जा। चलिए अगले प्लैनेट पर बढ़ते हैं और अगला प्लैनेट है सैटर्न, द क्वीन ऑफ द प्लैनेट्स। पर इसका जो असली खूबसूरती है वो यह मिसिंग है, जो कि इसका रिंग्स जो आइस के चट्टानों से बने हुए होते हैं और आउटवर्डली प्रोजेक्टेड रहता है। पर ये एक 2D प्रोजेक्शन है, इसीलिए मिसिंग है। अगर 3D या होलोग्राफिक होता तो आपको वो रिंग्स बराबर दिखाई था। ये भी एक गैसेस जायंट है, इसका डेंसिटी पानी से लगभग 30% का होता है। इसका भी काफी सारे सैटेलाइट्स पाए गए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा है टाइटन। और ये टाइटन हमारे सोलर सिस्टम का सेकेंड लार्जेस्ट सैटेलाइट भी है। ये इकलौता सा सैटेलाइट है जहाँ वातावरण मिला है और इसके वातावरण में मिला है बहुत सारा मीथेन। पर यह मीथेन हमेशा गैस की तरह रहता, यहाँ टेम्परेचर लो रहता है, इस समय से मीथेन का बारिश होता रहता है और इसीलिए बहुत सारे मीथेन का लेक्स मिले हैं। सोलर सिस्टम का कोल्डेस्ट प्लैनेट है यूरेनस। यह मिलता है बहुत सारे हल्के गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और इससे मिलता जुलता इसका सिस्टर प्लैनेट है नेपच्यून। ये थोड़ा ज्यादा ब्लू है क्योंकि मीथेन का मात्रा थोड़ा ज्यादा रहते हैं और इसी नेपच्यून के साथ साथ खत्म होता है हमारे 8 प्लैनेट्स का सफर। पर 2006 से पहले एक और प्लैनेट को गिनते थे हम इस फैमिली में और वो था प्लूटो। प्लूटो का भी प्लैनेट का दर्जा नहीं दिया था, इसे बोला जाता है द ड्वार्फ प्लैनेट क्योंकि हमारे चंद्रमा से भी छोटा होता है। तो इधर खत्म होता है हमारे सोलर सिस्टम। अब एक बात सोच के देखिए कि हम तो रहते हैं हमारी धरती पे और हमारा धरती है हमारे सोलर सिस्टम पे, तो हमारा सोलर सिस्टम कहाँ है? सोलर सिस्टम का एड्रेस क्या है? वो रहते गैलेक्सी में और हमारे गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, यानी कि आकाश गंगा मंदाकिनी। माना जाता है कि इसे देखने में कुछ स्पाइरल प्रकार का लगता है, यानी कि एक जलेबी की तरह, पर ये एक पैनोरामिक व्यू है इसीलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जितने भी ग्लिटरिंग डॉट्स आपको दिखाई दे रहा है वो सभी दर्शाता है कि एक स्टार को, जैसे कि एक ब्लू डॉट दर्शाता है एक न्यूली फॉर्म स्टार को, जिसमें अभी भी बहुत सारे 12 बाकी हैं। व्हाइट और येलो डॉट्स दर्शाता है मिरर स्टार्स को, जैसे कि हमारा सन, और रेड डॉट्स दर्शाता है डाइंग स्टार्स को, जिसका फ्यूल कभी भी खत्म हो सकता है और उसके बाद वो एक ब्लैक होल में भी कन्वर्ट हो सकता है। और हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में मिल्की वे गैलेक्सी अलग गैलेक्सी नहीं है, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज पाए गए हैं और उसके अंदर काफी सारे स्टार्स और प्लैनेट्स भी हैं। तो एक बात सोच के देखिए, क्या हमारा धरती अकेला प्लैनेट है जहाँ जीवन का अस्तित्व है? और भी तो कोई प्लैनेट हो सकता है जहाँ कोई एलियन स्पीसीज रहता होगा, पर हमें ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं मिला। आशा रखते हैं कि नियर फ्यूचर में हमें कुछ ऐसा खोज मिल जाए और इसी आशा के साथ हम इस शो को यहाँ खत्म करना चाहते हैं। अब तक ये सभी इन्फॉर्मेशन आने के लिए 2 अमेरिकन संस्थाओं ने मदद की है, जिसमें से एक है नोआ और दूसरा है नासा। Hope you have enjoyed the show and thank you for visiting Science City Kolkata.